दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद टेक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश की जो राजनीति इस समय नित प्रतिदिन नए-नए मुद्दे उसके सामने आ रहे हैं और क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक हैं, केवल 4-5 महीने का उसमें समय रह गया है। तो तमाम तरह की जो राजनीतिक उठापटक है या गठबंधन के विस्तार हैं, उसको नए-नए आकार देने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपने-अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि इसमें इंडिया गठबंधन जो विपक्षी दलों का समूह बना है, उसमें मुख्य रूप से ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल की भूमिका भी बड़ी मानी जा रही है। और इन्हीं तीनों मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी के अंदर भी कहीं न कहीं हलचल दिखाई देती है और लगातार इसको लेकर अनुमान है कि बीजेपी इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, किसी न किसी तरह से उन्हें परेशान कर दिया, चाहे ईडी के माध्यम से या दूसरे अन्य एजेंसियों के माध्यम से। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस जाते हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस लगातार जारी है। और वहीं नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर भी तमाम तरह की बातों को सामने लाया जा रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं जो नीतीश कुमार को जानते हैं, वे कहते हैं केवल झूठा प्रचार है नीतीश कुमार की जो राजनीतिक कमिटमेंट्स हैं उनको लेकर। और आगामी 29 तारीख को बिहार में नीतीश कुमार की जो पार्टी जनता दल यूनाइटेड का उसका बड़ा एक उनका सम्मेलन भी होने जा रहा है, उनकी बैठक होने जा रही है। तो उसको लेकर भी बातें हैं कि नीतीश कुमार का राजनीतिक स्टैंड क्या होगा, इसको लेकर क्या उसमें जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ और साथ ही जो उनकी पार्टी के जो चेहरे हैं, उनको किस तरह से उसमें बदला जाएगा कुछ। तो इस तरह की तमाम बातें हैं राजनीतिक गलियारों में इस समय। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल है, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ प्रकाश इस पैनल में जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही धनंजय कुमार जी मुंबई से इस समय हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन और साथ ही भावेश कुमार जी लखनऊ से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं भावेश जी से करता हूँ। भावेश जी, आपको क्या लगता है वर्तमान अगर राजनीतिक परिदृश्य को देखें, जैसे नीतीश कुमार जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, तीनों की जो भूमिका है राष्ट्रीय राजनीति में, किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? और साथ ही जिस तरह से इन्हें जांच एजेंसियों के द्वारा ममता बनर्जी के भतीजे और अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा जो नोटिस मिल रहे हैं, उसको कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी इन तीनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उसको किसी न किसी तरह से इंडिया गठबंधन से अलग करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनका क्या जो नोटिस है या जो उनकी राजनीति तीनों की इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी के लिए तो नीतीश कुमार महत्वपूर्ण है ही। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने एक इस तरह का एक विपक्षी दलों का बड़ा गठबंधन खड़ा कर दिया है। आज अगर ये इंडिया अलायंस खड़ा है, तो उसकी वजह नीतीश कुमार है। भई कांग्रेस तो गई नहीं थी ये गठबंधन बनाने के लिए। सारा प्रयास जो है नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार तमाम विपक्षी दलों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे और आखिरकार कांग्रेस की नुमाइंदगी में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है और ये गठबंधन बना है। और जब हम बात कर रहे हैं तो बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में अभी थोड़ी देर पहले की खबर है, आप तो इस जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो शायद ये रिकॉर्डिंग है, आप इसको बाद में दिखाएँगे। लेकिन जी, जी। जिस समय ये दिखेगा उस समय शायद ये खबर पुरानी हो जाएगी, ललन सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया है। नीतीश कुमार की अच्छा। पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं इस वक़्त और नीतीश कुमार की पार्टी में इस तरह की हलचल कहीं न कहीं ये संदेह भी पैदा कर रही है जो आप जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं कि बीजेपी अपने विरोधियों ओपोनेंट्स पर को टारगेट कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। अभी इस पर धीरे-धीरे खुलासा होगा, लेकिन जो जिन लोगों के आपने नाम लिए, ममता बनर्जी नीतीश कुमार और आपने केजरीवाल का नाम लिया, ये सब देखा जाए तो बीजेपी से लगातार मुकाबला कर रहे हैं, टक्कर ले रहे हैं। नीतीश कुमार बीजेपी को बाहर करके उन्होंने महागठबंधन यानी कि आरजेडी के साथ सरकार बना ली। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बहुत भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दम लगाया, बहुत कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन वहाँ पे वो सरकार बना नहीं पाए, उनकी सीटें कुछ ज़रूर बढ़ गईं। तो ममता बनर्जी वो लगातार वहाँ रेसिस्ट कर रही हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को 3 बार चुनाव में हराया, कहीं से उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो ज़ाहिर है इनकी ज़मीन पर जो ताकत है, इन दलों की, इन राजनेताओं की, उस ताकत से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ ईडी, सीबीआई और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती है अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ। उनके खिलाफ छद्म प्रचार अभियान भी चलाती है। मैं अभी देख रहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ में जेडीयू के उनके ही पुराने एक साथी हैं आरसीपी सिंह, उनका बयान बहुत तेज़ी से आना शुरू हुआ। वो नीतीश कुमार के खिलाफ जो है लगातार ऐसी बयानबाज़ी उन्होंने शुरू की, जिससे लग रहा था कि उनकी छवि को प्रभावित करने की कोशिश है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ज़ाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ
हर तरीके का छल प्रपंच, हर तरीके का एक इस तरह का जो प्रयास होता है, जैसे देखा आपने कि कांग्रेस से जब उनको चुनौती मिल रही थी तो राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो अब ये टारगेट्स पर हैं ये सारे लोग और ये निशाने पर हैं और ये 24 से पहले इनके खिलाफ में एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। इनको तरह-तरह से इनकी पार्टी में तोड़-फोड़ करने की कोशिश की जाएगी। अभी जो खबर जिसकी चर्चा मैंने की कि लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसके पीछे कोई भाजपा का षड्यंत्र होगा, लेकिन अगर भाजपा का षड्यंत्र भी बाद में निकले तो आश्चर्य नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसी चीजें, ऐसे प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो वो गेम रूल जो है, उनको गेम रूल तोड़ के खेलना आता है और वो अब इस लड़ाई को जीतने के लिए जेन केन प्रकारन हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे ये लोग। और राजनीति में जितनी गिरावट आज हम देख रहे हैं, वो सब वहां से निकल के भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को कहाँ किस लो पर ले गए हैं ये लोग भारतीय राजनीति को, ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन ठीक है, 2024 के चुनाव में जनता को तय करना है कि कैसे इस राजनीति का मुकाबला करना है और कैसे इन चीजों से निकलना है। और देखते हैं कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, इस सच्चाई को समझते हुए, लोगों की इस तकलीफ को समझते हुए, लोगों की इस सोच को समझते हुए कहां तक प्रयास कर पाती है। जी, बड़ी बात आपने कही कि छद्म जो प्रचार है वो भी कहीं न कहीं जो विपक्षी दलों की जो गठबंधन है उसकी कमज़ोर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और मैं इसी प्रश्न को लेकर धनंजय जी के पास आता हूँ। धनंजय जो इंडिया गठबंधन की बात करें, जिस तरह से भाभा जी ने कहा छद्म प्रचार भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो इसको मुकाबला करने के लिए जो गठबंधन के सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन के, वह उतनी मजबूती से क्यों दिखाई नहीं देते हैं? कहीं न कहीं ऐसा लगता है जैसे नीतीश कुमार की बात करते हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल को लेकर। तो ऐसा लगता है कहीं न कहीं जड़ें जो हैं कुछ कमज़ोर हैं, जो उन्हें हिलाने का लगातार प्रयास होता है। तो क्या आप सोचते हैं कि जो राजनीति है इन तीनों राज्यों की, किस तरह से आगे जा रही है? देखिए क्या होता है कि जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, वो खड़ा रहता है अपनी जगह, अपने विचार पे खड़ा रहता है। जिसके भीतर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो ढुलमुल होता है। जहाँ ताकतवर, जहाँ उसको दिखेगा फ़ायदा है, वहाँ जाकर के सट जाएगा और उसकी भाषा बोलेगा। क्या आपको लगता है कि जो इंडिया ने एनडीए में गठबंधन में जो 38 दल हैं, उसमें किसी दल के पास इतनी ताकत है कि मोदी जी के सामने ठीक से खड़ा रह सके? तो ज़ाहिर है वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर जो गोदी मीडिया पूरा का पूरा है, आपके पास खबरें कहाँ से आती हैं? आपके पास खबरें आती हैं अखबार से, आपके पास खबरें आती हैं चैनलों से। अखबार और चैनल दोनों में जो है बिना रीढ़ के लोग काम कर रहे हैं। वो सब जो है स्वामी भक्ति में लगे हुए हैं, दुम हिला रहे हैं, तो आपको खबरें तो ज़ाहिर है वैसी आएगी। अभी जिससे भवेश भाई ने कहा कि ललन कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया, ये कोई बड़ी खबर नहीं है। लेकिन पिछले 4 दिनों से ये वहाँ फैलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, नीतीश कुमार मना रहे हैं, नीतीश कुमार, ललन सिंह कह रहे हैं नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ बीजेपी के साथ, नीतीश कुमार कह रहे हैं चलिए बीजेपी के साथ। ये खबर प्लांट की गई पूरी तरीके से, जिसे आप एक दिन पहले और प्लांट की गई खबर कि वो जो है महिला एंकर के साथ नीतीश कुमार ने छेड़खानी की और ये कौन कूठा है, ये सब क्या है? ये सब जो रमेश भाई ने कहा कि बीजेपी के या संघ के हथियार हैं, येन केन प्रकारेण वो किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। सार गांधी की जिन लोगों ने हत्या की, वो कौन लोग थे? क्यों हत्या कर दी गई उनकी? क्या विचारों के सामने, गांधी के सामने खड़े होने की हैसियत थी उनकी? अगर हैसियत खड़ी होती तो बहस करते। उनकी हैसियत, जो मारने वाले लोग थे वो वही लोग थे, जिनके पास विचार की शक्ति नहीं है, जो गुंडाई की भाषा जानते हैं, जो चाहते हैं कि देश केवल उनके अनुसार चले। तो ये सारा का सारा इसलिए आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है, दूसरा स्वर और लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के दलों में बड़ी भारी झगड़ा है। कोई झगड़ा नहीं है। जून से चल रही है मीटिंग, पहली मीटिंग हुई जून में। वहाँ पे अब सोचिए कि जो अलग-अलग विचारधारा, ये जितने दल हैं, सबका अलग-अलग स्टेट है। सबके स्टेट में कांग्रेस पार्टी के साथ उनका टसल है। लेकिन जैसा कि भवेश भाई ने कहा कि नीतीश कुमार ने एक बड़ी भूमिका निभाई और सबको इकट्ठा कर दिया। किसी ने कल, आप अगर ये गठबंधन बनने से पहले क्या कह रहे थे लोग? मोदी के खिलाफ कोई गठबंधन बन नहीं सकता, सब आपस में लड़ते। गठबंधन बन गया तो क्या हुआ? दूसरा, फिर दूसरी मीटिंग हुई जब वहां पे बेंगलोर में, तो क्या किया? एनडीए खड़ा कर दिया। कहां तो एक अकेला सब पे भारी था, अचानक 38 दल को साथ लेना पड़ा। क्यों लिया एक 38 दलों को साथ? इतने ताकतवर हो तो किसी को साथ नहीं लेना चाहिए था, क्यों साथ लिया? फिर अब जो है तीसरी मीटिंग हुई यहाँ, नीतीश कुमार रूठ करके चले गए। किधर रूठ के चले गए भाई?
फिर आया, चौथा हुआ, उनको नहीं बनाया गया। नीतीश कुमार ने कल ही स्टेटमेंट दिया कि ना हमको प्रधानमंत्री बनना था ना कोई और है। उस आदमी के पास, मैं भी जानता हूँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ अलग अलग चैनलों पे कि नीतीश कुमार एक टारगेट सेट करता है। वो एक टारगेट सेट करते हैं कि हमको करना क्या है। तो अगर इस बार टारगेट उनका ये नहीं, जानते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला हूँ। 5 सीट लेकर के, 15 सीट लेके, 20 सीट के लिए कोई प्रधानमंत्री बनेगा देश में? पॉसिबल है? कोई मूर्ख किस्म का राजनीतिक होगा वही सोचेगा ऐसा। जो पार्टी चलाएगा, जिसका इतना अनुभव है, वो 15 सीट मान लिया कि नीतीश कुमार के पिछली बार 16 सीट थे, फिर 16 सीट आ गए। बीजेपी ने भी कहा कि ये आरजेडी ने भी कहा कि आप ही प्रधानमंत्री हो, तो 25-30 सीट लेकर के प्रधानमंत्री बन जाओगे। और जिसके पास 100 सीट आएगी वो आपका जो है गृह मंत्री बनेगा। नीतीश कुमार जानते हैं इस बात को। नीतीश कुमार ने एजेंडा लिया है कि हमको बीजेपी को हटा देना है। आपको याद करना हो तो कर लीजिए कि 2014 में जब चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ दिया था, अकेले चुनाव लड़े थे, हार गए, कम सीटें आई, अलग कहानी। लेकिन नरेंद्र मोदी से उनकी जमती नहीं है। जिस तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी करते हैं वो पसंद नहीं करते हैं नीतीश कुमार। वो चाहते हैं कि जाते जाते, अब उन्होंने ये भी कह दिया कि 2025 में हम चुनाव नहीं लड़ने वाले, ये आखिरी चुनाव है, पिछली बार कह दिया। तो जब चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, मुख्यमंत्री अब नहीं बनने वाले हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री बनने वाले? प्रधानमंत्री भी नहीं बनना उनको। उनके पास एजेंडा है कि भैया इस बार सरकार नहीं बननी चाहिए एनडीए। तो ये जो खबरें फैलाने वाले लोग हैं तरह तरह के, नीतीश कुमार इस बार भी अलग हुए हैं बीजेपी से। डेली बिहार के जितने लगभग चैनल है सब लगे हुए एनडीए में आ गए। कई कई चैनल तो है भवेश जी जो दिन भर में 2 बार एनडीए में पहुंचा देते हैं उनको, फिर सुबह 4 चालू करते हैं। ललन सिंह जो है इस्तीफा दे रहे हैं। अरे ललन सिंह इस्तीफा नहीं दे रहा है, रामनाथ ठाकुर को बनाया जाना है वहां अध्यक्ष, और वो सेट किया जा रहा है कि भाई इस तरह का माहौल बनाया जाए जिसमें रामनाथ ठाकुर जो है कर्पूरी ठाकुर के बेटा है। तो हर कोई अपने अपने सिपा सालार बदलेगा, नया युद्ध शुरू हो रहा है, तो नए युद्ध के लिए ललन सिंह की अलग जिम्मेदारी होगी, नीतीश कुमार की अलग जिम्मेदारी है। और आरसीपी सिंह के गांव में वोट नहीं है तो आरसीपी सिंह को अब ये ऐसे ही बीजेपी, देखिए कल ही मैंने प्रोग्राम किया, सुनील जी शायद थे उसमें, बीजेपी में बिहार में एक नेता नहीं है जो नीतीश कुमार के घुटने से ऊपर खड़ा हो सके। घुटने से ऊपर भी उसकी ऊंचाई नहीं है। मोदी जो है, जो वहां पे सुशील मोदी है, क्या हैसियत है उनकी? कोई पूछता है उनको? इलेक्शन में लड़ेंगे तो हार जाएंगे। रविशंकर प्रसाद की कोई हैसियत है? अब ठीक है, मोदी नाम की हवा है, मोदी नाम की हवा पे, या मोदी नाम की भी हवा क्या कहिए, राम की हवा, कि राम भगवान जो है ये आएंगे, देश में हिंदू राज होगा। ये नहीं थे तो हिंदुओं को पीटा जा रहा था, हिंदुओं को मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा था, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। 2015-14 के पहले क्या थे? हम लोग सब मुसलमान हो गए थे, हम लोग हिंदू थोड़े थे। ये 2014 के बाद हम लोगों ने घर वापसी की है, हम हिंदू हुए, और फिर मोदी जी नहीं रहेंगे फिर हम मुसलमान हो जाएंगे। ये अजीबो गरीब किस्म का नैरेटिव गढ़ा गया है, और मीडिया ने गढ़ा, किसी और ने नहीं गढ़ा, ये मीडिया ने गढ़ा है। पूरा का पूरा जो बर्बाद करने वाले देश को हैं वो मीडिया के लोग। जी बिल्कुल ठीक आपने कि नैरेटिव का बड़ा एक रोल होता है लोगों को जो उनके विचारों को बदलने में। तुम सुनील जी बता, सुनील जी आपको क्या लगता है, जैसे धनंजय जी ने भी कहा कि जो लगातार जो प्रचार है, मतलब इस तरह का प्रचार होते हैं कि जैसे लल्लन सिंह के इस्तीफे की भावेश जी ने बताई कि वहां की ये 2-3 दिन से लगातार चर्चा आती है कि लल्लन सिंह का इस्तीफा हो सकता है, और जैसे धनंजय जी का कर्पूरी ठाकुर के बेटे को वहां कमान दी जा रही है। तो ये जो तमाम बातें आती हैं, इसमें जो इंडिया गठबंधन है या जो भी राजनीतिक दल है उसमें जुड़े हुए, उनको मजबूती से अपने पक्ष को रखना चाहिए, क्या उनके भी प्रचार में इतनी तेजी आनी चाहिए, इतनी वजन आना चाहिए कि जो उनको डिफेम करने के लिए प्रचार हो रहा है उसको वे काउंटर आसानी से कर सकें? धन्यवाद प्रशांत जी। नीतीश कुमार जी ने तो उसको साफ कर दिया था। नीतीश कुमार जी के बारे में लगातार ये कहा जाता रहा कि वो एनडीए में वापस जा रहे हैं। पिछली बैठक में उनको संयोजक नहीं बनाया गया तो नाराज हो गए। लालू यादव और वो दोनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। तमाम बातें कही गई 19 तारीख की बैठक के बाद। नीतीश कुमार ने, लालू जी ने, दोनों ने क्लियर किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश जी ने कहा कि हम न प्रधानमंत्री के दावेदार हैं न संयोजक पद के दावेदार हैं। उन्होंने खंडन किया इसकी। लेकिन सवाल है कि उनके खंडन को कौन दिखा रहा है, कौन लिख रहा है? यहां तो एक मुहिम है, एक एजेंडा सेट करने की बात है कि इंडिया दल समूह को विश्वसनीय बनाने की कोशिश कीजिए। नीतीश कुमार की राजनीतिक गतिविधियों पर आप अपना निगाह रखिए। पहला काम क्या किया नीतीश कुमार ने?
बिहार से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया कि हम उनका गठबंधन हम नहीं स्वीकार करेंगे। पहला काम तो उन्होंने यही किया ना। उसके बाद उन्होंने विपक्षी दलों के एकजुट होने की कोशिश शुरू की कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करनी है। वो लगातार कहते चले आ रहे हैं कि ये लोग जैसे आए थे वैसे ही चले जाएँगे। अब आप देखिएगा 2024 में इनको भगाएँगे। यही तो लगातार कर रहे हैं वो, और तो कोई उन्होंने नई बात तो कही नहीं। मोदी जी की राजनीति से वह असहमत रहे हैं, या तभी आप ध्यान दीजिए जब उन्होंने मोदी जी का आविर्भाव हुआ तो उनकी प्रतिक्रिया क्या आई थी? उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ दिया था, उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी और बहुत गंभीर एवं गंभीर आरोप लगाए, सांप्रदायिकता की राजनीति करने का आरोप लगाया था। उनका दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी के प्रति कभी भी अस्पष्ट नहीं रहा, साफ-साफ रहा। आप ये कह सकते हैं कि इतनी नाराजगी थी तो उन्होंने सरकार क्यों चलाई उनके साथ मिलकर के? तो हो सकता है कि स्थानीय ज़रूरत हो। और अगर उन्होंने सरकार चलाई तो बीजेपी का जो एजेंडा था उसको बिहार में नहीं चलने दिया। एक भी एजेंडा उनका नहीं लागू हो गया होगा। न सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का और न धार्मिक उन्माद का, कुछ भी नहीं होने दिया वो। जिस तरह की धार्मिक गतिविधियां वो संचालित करती है बीजेपी, उसको नहीं होने दिया अपने राज्य में। ये तो तथ्य है सबके सामने। और आगे चल करके उनको सत्ता से बाहर किया और आरजेडी के साथ सरकार बना ली। सरकार में है वो। और आज विपक्षी दलों के गठबंधन की एकता के सूत्रधार है। अब बीजेपी के पास उनको टारगेट करने के लिए कोई आधार नहीं है। आप उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं पा रहे हैं, भाई भतीजावाद का आरोप लगा नहीं पा रहे हैं। कोई आरोप आप उनके ऊपर लगा सकते, जो आप अन्य नेताओं पे लगाते रहते हैं। आप लोगों को कहते रहते हैं कि लोग बीमार लोग हैं, ऐसा है, वैसा है। वो भी नहीं चल पा रहा है। और उनको ये पता है कि बिहार में बीजेपी को अपना पैर फैलाने के लिए एक कंधे की जरूरत है, और नीतीश कुमार के अलावा और कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। आरजेडी कभी उनका साथ दिया नहीं, वामपंथी साथ देंगे नहीं, कांग्रेस साथ देगी नहीं, अन्य कोई दल है नहीं। जो थोड़ी बहुत उनको मदद मिली वह नीतीश कुमार जी के माध्यम से मिली। परिणाम यह रहा कि कम सीटें आने के बावजूद विधानसभा में उन्होंने मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाए रखा। एक बार भी नहीं हुआ सब उनका केंद्रीय नेतृत्व तो कहे कि नहीं हमको मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे, हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। जबकि बिहार बीजेपी के लोग लगातार मांग करते रहे कि हमारी सीट ज्यादा है, हमको मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उसको नहीं माना, क्योंकि बिहार में फैलने के लिए उनको एक कंधे की आवश्यकता है। वह नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार ने झटक दिया तो भी नहीं मिल रहा है। तो अब ये टारगेट उनको नीतीश कुमार को टारगेट करना उनकी जरूरत है। उनके बिना नीतीश कुमार को अविश्वसनीय बनाए बगैर कोई वह बिहार में अपनी जगह की उम्मीद पाते नहीं है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, ये तीन उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की जो अभी सीटें हैं, उसमें से 30 से 35% सीटें केवल 9 राज्यों से आती हैं। उसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आसाम है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। ये बड़े राज्य हैं जहाँ से इनकी सीटें आती हैं। इन राज्यों से, और इसमें हरियाणा में इनको लेकर के संदेह है कि उनकी स्थिति क्या रहेगी। मध्य प्रदेश में वो असफलता मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। बिहार में जो उनको अगर नुकसान होता है गठबंधन से हटने के बाद, तो उसकी भरपाई कहाँ से हो पाएगी? क्योंकि अन्य अन्य कहीं जगह में तो रास्ता दिखता नहीं। दिल्ली में अगर 7 के सातों सीटें नहीं मिलेंगी, तो उसका नुकसान होगा, वो उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? उत्तर प्रदेश में अगर सीटें कम होती हैं, तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी? दक्षिण में तो कुछ मिलना-मिलाना नहीं है। तो चुनौतियाँ हर जगह हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं है। पश्चिम में भी अगर आप बात करेंगे, तो महाराष्ट्र में जो पिछली सफलताएँ थी, उसकी उम्मीद बीजेपी नहीं कर सकती। पिछली बार शिवसेना उनके साथ थी, एनसीपी उतनी ताकतवर नहीं थी। आज एनसीपी को उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन जो सबसे बड़े नेता हैं शरद पवार उनके साथ है, विपक्ष के साथ है। तो जो नुकसान होगा, इन्हीं इन्हीं यही राज्य हैं जहाँ से आप अधिकाधिक सीटें जीतते हैं, और यही राज्य हैं जहाँ पे चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं। तो दिल्ली की चुनौती, बिहार की चुनौती और पश्चिम बंगाल की चुनौती, इन चुनौतियों का मुकाबला वो कहाँ से कर पाएँगे? उसके उसके विकल्प के रूप में वो सीटें कहाँ से ले पाएँगे? उसकी भरपाई कहाँ से कर पाएँगे? चिंता इस बात की है। इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि टीएमसी को भी कमजोर कीजिए,
आरजेडी को, जेडीयू को भी कमजोर कीजिए और आम आदमी पार्टी को भी कमजोर कीजिए। क्योंकि इनके अलावा, इसके अलावा आप अगर इन राज्यों से जो नुकसान हो पाएगा, किसके साथ जाएंगे? और जो गठबंधन लेकर के आए हैं 38 दलों का, उसमें किसी के पास ताकत नहीं है। वो तो केवल दिखाने के लिए, किसी की इतनी हैसियत नहीं है ना। वो इसको लेकर के इनकी समस्या है कि वो इसलिए बार-बार वो विपक्षी दलों के ऊपर टारगेट, जो बड़े कद्दावर नेता हैं, अब स्टालिन के ऊपर टारगेट तो उन्होंने किया, क्या मिला? सनातन का मामला लेकर के आए, हुआ क्या? कि तमिलनाडु में जो उनका सहयोगी दल था एआईएडीएमके, वही उनका साथ छोड़ के चला गया। क्योंकि वह ध्रुवीकरण की राजनीति तो दक्षिण राज्यों में चल नहीं सकती। हिंदुत्व की राजनीति तो वहाँ चल नहीं सकती। और आप सनातन का कब नारा बुलंद करेंगे तो वहाँ के लोग आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे आप? यह चिंता प्रमुख है कि नीतीश कुमार का विकल्प कैसे तलाशा जाए। नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं बन पा रहा। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी भी अगर आ जाती है और वामपंथी दल अगर सब मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, तो क्या 2019 की स्थिति रहेगी? क्या आज का राजनीतिक वर्ष 2019 का ही राजनीतिक वातावरण है देश में? उससे परिवर्तन नहीं हुआ है। मूल समस्या यह है कि इन राज्यों में जो चुनौतियां आ रही हैं, उसका मुकाबला कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ा हथियार इन्होंने अपनाया कि नेतृत्व के ऊपर हमला करो, उनको अविश्वसनीय बनाइए। और अगर आप नीतीश कुमार पे हमला करते हैं, तो इंडिया दल समूह पे हमला होता है कि इनमें एकता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तमाम तरह की बातें होती हैं। ललन सिंह के इस्तीफे की बात बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। ललन सिंह ने प्रध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और ये बात चल रही थी कि उनको अध्यक्ष पद से एक नया अध्यक्ष लेने की बात है। कल तक नीतीश कुमार ललन सिंह को उनके घर छोड़ने गए थे। ये पटना की यही खबर है। उनके घर तक गए थे साथ एक गाड़ी में बैठ करके। और ललन सिंह का जो बीजेपी के प्रति आक्रामक तेवर है, वो बीजेपी में तो नहीं। अगर पार्टी के अध्यक्ष पद के छोड़ने का मतलब क्या हुआ? बीजेपी में जाना है। यह तो लंबे समय से चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई और बेहतर चुनौती देने के लिए, अपने सामाजिक समीकरणों को ठीक करने के लिए जनता दल यूनाइटेड अपने संगठन में फेरबदल कर रहा है। और इसमें भी जैसे धनंजय जी ने कहा कि रामनाथ ठाकुर को अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। रामनाथ ठाकुर अति पिछड़े से आते हैं, बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा होगा। कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं वो, और कर्पूरी ठाकुर समाज के सभी वर्गों में एक बहुत ही आदरणीय नेता के रूप में माने जाते हैं। उनको अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। तो ललन से कोई हासिल थोड़े जा रहे हैं। ये थोड़े होगा कि वो चुनाव लड़ने जाएंगे तो उनको टिकट नहीं मिलेगा या उनकी दखल नहीं रहेगी। भाई अगर अगर आप राजनीति में हाशिए पे जाते हैं, तो ये इसी बात पे होगी ना कि आपको कोई स्थान न हो या नीति निर्णय की प्रक्रिया में आपका कोई हस्तक्षेप न हो, तो आपकी नाराजगी स्वाभाविक है। वो तो स्थिति होने नहीं जा रही। तो इसको बढ़ा-चढ़ा के जो जो सत्ता से सवाल नहीं पूछने वाले लोग हैं, वो इस तरह से प्रस्तुत करेंगे। आपको ये सवाल क्यों नहीं करता कि चिराग पासवान साथ हैं, लेकिन चिराग पासवान और पारस पासवान के बीच झगड़े का असर क्या होगा बीजेपी के गठबंधन पर बिहार में? इसकी तो कोई चर्चा नहीं कर रहा। महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने के बाद जो शिवसेना की ताकत होती थी, क्या वही पार्टी को लाभ मिलेगा बीजेपी को जो 2019 के चुनाव में मिला था? इसमें तो कोई बहस नहीं हो रही है। तेलंगाना और कर्नाटक के हारने और एआईएडीएमके के छोड़ देने के बाद अब बीजेपी की क्या स्थिति होगी दक्षिणी राज्यों में? कोई नहीं चर्चा करता। सवाल केवल हो रहा है कि आप इंडिया दल समूह में ऐसा हो गया। इंडिया दल समूह में यह एक विमर्श की स्थिति है ना, चर्चा तो उनमें आपस में हो रही है। वहां तो जो बात मोदी जी ऐसा साफ कर देंगे, उसके खिलाफ तो कोई बोल नहीं सकता। वो एक बार के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना दें और 4 बार के चीफ मिनिस्टर को मंत्री भी ना बनने दें, उनके हाथ में है। उनको लगता है कि हमारे नेतृत्व में पार्टी चल रही है, उनका विश्वास है ये, लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये तो एक विमर्श की जगह ना, 28 राजनीतिक दलों में का कोई जो गठबंधन है, उनके 11 राज्यों में सरकारें हैं और वो सरकारें जोड़-तोड़ वाली नहीं है, जनाधार वाली सरकारें हैं। तो विमर्श को एक नकारात्मक दृष्टि से क्यों देखा जाए और क्यों देखा जाना चाहिए?
ये सही है कि जो आक्रामकता, जो तेजी इंडिया दल समूह की तरफ से होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, वो नहीं दिखाई पड़ती, ठीक है। लेकिन वो अपने-अपने राज्यों में भी निष्क्रिय हैं, ये तो नहीं कह सकते हैं आप। तो बीजेपी की चिंता केवल यह है कि अगर बिहार, दिल्ली या पश्चिम बंगाल में अगर कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई कहाँ होगी? इसलिए वो उस अपनी ताकत को वहाँ बनाए रखना चाहते हैं और उसके लिए आवश्यक क्या है कि जो वहाँ का स्थानीय नेतृत्व है, उसके ऊपर हमला कर रहा है। उनको विश्वसनीय बनाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि ये सभी दलों ने मिल करके इंडिया दल समूह के रूप में एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत की है। उनके सामाजिक समीकरण भी बेहतर हुए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी कोई कमजोर हो गई या नरेंद्र मोदी की कोई ताकत कमजोर हो गई। मोदी जी इतने पॉपुलर है अपने लोगों में जो उनका समर्थक है। ये जरूर है कि उनके समर्थकों में उनकी पॉपुलरिटी है। उनसे असहमत होने वाले जो लोग हैं वो उनके तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो उनसे असहमत हैं उनके जो कारण है वो कारण दूर नहीं होते। जो लोग सांप्रदायिकता की राजनीति में विश्वास नहीं करते उनसे असहमत है। जो ध्रुवीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करते वो उनसे असहमत है। जो आजादी के आंदोलन के राजनीतिक मूल्य और मानक हैं उनमें विश्वास करने वाले लोग हैं उनसे असहमत है। तो वो तो उनकी तरफ नहीं जा रहे, लेकिन बावजूद इसके उसकी अपनी एक ताकत है, एक बड़ा समूह जो उनको समर्थन देता है। अब उनसे असहमत होने वाले लोगों को जो एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा अपोजिशन के, वह चिंता का विषय है बीजेपी के लिए। इसीलिए बीजेपी उन राजनीतिक दलों पर और उन राजनीतिक दलों के नेताओं पर हमला करती है जो इस गैर भाजपा मतदाताओं को एकत्रित करने के प्रयासों में कारगर साबित हो रहा है। जी। जी, बड़ा आपने विस्तार से इसका विश्लेषण किया है और मैं इसी को लेकर भावेश जी के पास आता हूँ। भावेश जी, जैसे सुनील जी ने कहा कि जो बिहार की और पश्चिम बंगाल और दिल्ली की राजनीति की बात करें या लोकसभा सीटों की बात करें, जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ सफलता प्राप्त की थी, दिल्ली की 7 सीट उनके पास थी और पश्चिम बंगाल में बड़ी सफलता मिली थी लोकसभा चुनाव में उन्हें 18 सीट उनके पास थी। लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें, जिस तरह से वहाँ पे पश्चिम बंगाल में घोर विरोधी जो वाम मोर्चा है, ममता बनर्जी के और कांग्रेस, मतलब तीनों एक साथ आते दिखाई देते हैं, आ गए हैं, जो इंडिया गठबंधन की बैठक में तीनों शामिल हैं। और इस तरह से बिहार में भी बीजेपी को जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस साथ में है। तो जो बड़ा नुकसान बीजेपी इन राज्यों में अपना देख रही है, मतलब उसी की परिप्रेक्ष्य में सारा जो खेल है बीजेपी के द्वारा, जो इस तरह से इन्हें डिफेम करने की कोशिश या जो छद्म प्रचार आपने कही थी, या जो दूसरे अन्य तरीकों से कहीं न कहीं इनको कमजोर करने की कोशिश में जो लगी हुई है, पूरा उसका एक बड़ा नुकसान का आकलन बीजेपी कर चुकी है इन राज्यों में? आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तब अमित शाह और जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में हैं पश्चिम और बंगाल। पश्चिम बंगाल में चुनाव कैसे जीता जा सकता है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कैसे हराया जा सकता है, इस पर वो चर्चा करने वाले हैं। और पश्चिम बंगाल की स्थिति अब ये है कि पिछले चुनाव में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब टीएमसी और कांग्रेस के बीच में तल्खी थी, लेकिन वो तल्खी खत्म हो गई है, कम हो गई है। और तल्खी ऐसी कम हो गई है कि ममता बनर्जी ने जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, उनकी सीट पर मल्लिकार्जुन अपना खड़गे। कैंडिडेट खड़ा नहीं करने का एक तरह से कमिटमेंट कर लिया है। तो अच्छा, चीजें चौधरी साहब बदल की। रही हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां बढ़ी हुई है इस वक्त। और इंडिया अलायंस का जो अपना मोटो है, अपना उद्देश्य है, गोल है कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्षी दलों से सिर्फ एक उम्मीदवार देंगे। अगर ये कमिटमेंट वो पूरा कर पाते हैं और जैसी चर्चा चल रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर राज्यों में डिस्कशन शुरू हो चुका है। अमित शाह और जेपी नड्डा भले ही आज पहुंचे हैं वहां पर चर्चा करने के लिए, लेकिन इंडिया अलायंस ने अपनी चौथी बैठक में ये तय किया था कि 31 दिसंबर तक और अधिकतम 15 जनवरी तक जो स्टेट्स में लीडर्स हैं, जो छत्रप हैं, वो अपनी सीटें आपस में तय कर लें और अगर उसमें कोई कन्फ्रंटेशन होगा, अगर उसमें कोई टकराव की स्थिति बनती है, तब सेंट्रल लीडरशिप यानी कि जो इंडिया अलायंस के जो बड़े लीडर्स हैं, ग्रुप ऑफ लीडर्स, उस बारे में कोई इंटरवीन करेंगे और उसके बारे में फैसला करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है कि इंडिया अलायंस के अंदर ये सारी चीजें बड़ी कॉन्फिडेंशियली हो रही है। कोई अभी तक विरोध किस तरह का, कोई उस तरह का शोर शराबा नजर नहीं आया, सीटों की लड़ाई का शोर नहीं नजर आया कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में झगड़ा शुरू हो गया है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और आरएलडी के बीच में झगड़ा शुरू हो गया है, मायावती से कैसे बंटवारा होगा इसको लेकर झगड़ा शुरू हो गया। कहीं सतह पर बात नहीं आ रही, कहीं मीडिया में बात नहीं आ रही है। और जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी डिस्क्रेडिट करके इंडिया अलायंस के
टीम मेंबर्स को, उसकी पार्टी, उसमें जो पार्टियां शामिल हैं उनको डिस्क्रेडिट करके, उनको उनके बारे में जनता के बीच में उनकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े करके एक स्कोर करना चाहती है। और ये बड़ी चुनौती इंडिया अलायंस की भी है कि इस तरह की चीजों को वो पकड़ने के लिए बैठे हैं और उसके उनके पास तमाम तरह के साधन संसाधन है। सोशल मीडिया और मुख्य धारा की मीडिया पर उनका कब्जा है, जो गोदी मीडिया जिसको कहा जा रहा है, वो जैसी खबरें प्लांट करवाना चाहेंगे वो चलाएंगे। अब ललन सिंह ने जो इस्तीफा दिया है वो पार्टी में बदलाव के लिए दिया है कि पार्टी से उनकी नाराजगी चल रही है या कहीं बीजेपी के साथ उनका कुछ कोई बहुत बड़ा ऑफर है उनके सामने, इस तरह की बातें हैं। भाई ये भी चर्चा में है ना कि ललन सिंह अपने बारे में एक पूरा उनके जो लीडरशिप है उनकी, उसके बारे में एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पर प्रचारित कर रहे हैं। भवेश तो भाई, बहुत सारी भवेश चर्चा- भाई, हाँ, रंजन। भवेश भाई, अभी तो ये भी नहीं पता कि इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया। अभी विजय कुमार चौधरी ये बता रहे हैं कि किसको दिया इस्तीफा, आपको दे दिया। अभी बता रहे हैं विजय कुमार चौधरी कि हमारे यहाँ तो कोई ठीक है, हो चर्चा नहीं सकता है। इस्तीफा की, मुझे इस्तीफा भी कौन दे जानकारी दिया। बिहार के किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने दिया है कि उनका इस्तीफा अध्यक्ष पद से हो चुका है। ये बदलाव के लिए हुआ होगा निश्चित रूप से। मुझे भी किसी पत्रकार ने ही जानकारी दी है नहीं, और अभी वो अभी बड़े अभी पत्रकार अभी हैं, सामने अभी आ लाइव जाएगा। सिटीज अभी लाइव सिटीज पे दिखा रहा है कि विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अब इस्तीफा हुआ ही नहीं है, कहां से आ गया, किसके पद से इस्तीफा आ गया। भाई आज की तारीख में आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक सोर्स है और एक ही जो चैनल है वही सारी प्रामाणिक खबरें दे रहा है और क्या शायद वही सारा भ्रम फैला रहा है। तो भ्रम फैलाने वाले भी बहुत सारे हैं और प्रामाणिक खबरें देने वाले की स्थिति अलग है। तो अलग अलग स्थिति है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक जनरल सी चर्चा ये है कि ये जो जंग है 2024 की जंग, ये सिर्फ चुनावी और राजनीतिक जंग नहीं है। इसमें छल प्रपंच उससे बराबर है। ये महाभारत की तरह है। इसमें कितने छद्म लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, कितने छद्म लोग सामने आएंगे और कितने तरह के छल प्रपंच सामने आएंगे और आखिरकार ईवीएम को लेकर जिस तरह के सवाल है, ईवीएम को लेकर जिस तरह का एक प्रेशर बनाने की कोशिश है विपक्षी दलों के बीच में, इस बात की भी एकता हुई है कि हम ईवीएम पर फिलहाल सवाल नहीं करेंगे। हम चुनाव आयोग से एकजुट होकर ये डिमांड करेंगे कि वीवीपैट के जरिए जो वोटों की काउंटिंग है उसको भी सुनिश्चित किया जाए। यानी जो वोटर वोट डालता है और वीवीपैट से जो स्लिप निकलता है उस स्लिप को भी सुरक्षित रखा जाए और उसकी गिनती की जाए। तो उसके आधार पर तो अब देखते हैं कि विपक्षी दलों के बीच में जो एकता बनी है, अभी तक तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, ये कमजोरी नजर आ रही है कि अभी तक ये लोग जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। जनता के बीच में जाने के लिए समय चुना गया है 30 जनवरी को, और 30 जनवरी का समय कई वजहों से चुना गया है कि 30 जनवरी को गांधी जी की जयंती होगी, इसलिए गांधी जी की पुण्यतिथि होगी। और गांधी जी की पुण्यतिथि में किसका रोल रहा है, गांधी जी को हत्या में किसका रोल रहा है, उस बात की चर्चा भी होगी कि भाई ये गोडसे वाले लोग हैं। तो गांधी मैदान से, पटना के गांधी मैदान से एक सिंबॉलिक जो है पूरे देश को एक मैसेज देने की कोशिश है। और उसके बाद लगातार इंडिया अलायंस अपने अभियान पे जो जनता के साथ जो उनका कनेक्ट होना है, जनता के बीच में जो जिन मुद्दों को लेकर उनको जाना है, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी के जो दुष्प्रयास हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कुप्रचार हैं इंडिया अलायंस के बारे में, उससे लड़ाई लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। और तब समझ में आएगा कि ये लड़ाई कितनी मजबूती से लड़ी जा रही है, और या ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जिसको बातें हम कर रहे हैं कि छल प्रपंच से और तमाम मीडिया के समर्थन से और अपने आर्थिक संसाधनों से, और ये 80 करोड़ 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देकर, या कौन सा है, या इसके अलावा भी कोई फार्मूला लेके आए थे। पिछली बार पुलवामा हो गया था जिसको लेकर कई तरह के सवाल थे, इस बार भी कहा जा रहा है। और बहुत पहले से बहुत सारी जानकारी आ रही है कि कोई ऐसा इमोशनल इशू भी सामने लाया जा सकता है। तो ये लड़ाई इतनी साधारण नहीं है जितनी ऊपर से दिखाई दे रही है कि खाली बिहार में नीतीश कुमार को परेशान किया जाएगा, खाली ललन सिंह इसके शिकार होंगे कि ललन सिंह इसके शिकार नहीं होंगे। क्या नीतीश कुमार को एक खबर से अगर नहीं चित कर पाएंगे तो क्या दूसरा प्रयास नहीं करेंगे, क्या तीसरा चौथा पांचवा प्रयास नहीं करेंगे? ये बहुत गहरा खेल होने वाला है। और आप बैठ के देखते रहिए कि कितने कितने षड्यंत्र रचे जाएंगे, कितनी कहानियां आएंगी और कितनी कहानियां जमीन पर वो गलत साबित हो जाएंगी। लेकिन ये लड़ाई है बहुत दिलचस्प, और इसको उसी दिलचस्पी के साथ देखना चाहिए। और आज ही लोग जो हम दावा कर दे रहे हैं कि इंडिया अलायंस बन गया तो ये अब तो बीजेपी गई, अब तो मोदी जी गए, तो ऐसा कहने वाले पत्रकारों को मैं यही कहूंगा कि जमीन पर लोगों से कांटेक्ट में रहिए और लोगों से पूछिए, बात करिए कि वो
किस तरह की मानसिकता के साथ इस वक्त जी रहे हैं, वो किस तरह की राजनीतिक शैली को पसंद कर रहे हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से क्यों जुड़े हुए हैं, बीजेपी के खिलाफ में जो अलायंस बना है उससे किन बातों को लेकर नफरत कर रहे हैं, और क्या इंडिया अलायंस जो उनके प्रति जिस तरह का संदिग्ध भाव पैदा किया जा रहा है उससे लड़ने के लिए, उस धारणा को खत्म करने के लिए जनता के बीच में कितनी तेजी से प्रयास कर रहा है, कितनी मजबूती से प्रयास कर रहा है, कितने संसाधन उसमें झोंके गए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो ये छद्म प्रचार है उससे लड़ाई करने के लिए कांग्रेस के पास इतने बड़े संसाधन हैं कि नहीं है, और क्या उसके लिए उसकी तैयारी है कि नहीं। तो बहुत सारे सवाल हैं। इतना आसान नहीं है कि ऊपर से आप आकलन कर देंगे और कह देंगे कि मोदी जी हार गए और इंडिया अलायंस जीत गया, या इंडिया अलायंस अब तो जीत गया, अब तो मोदी जी को कोई बचा नहीं सकता है। तो ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। आप देखेंगे कि अभी से लेकर चुनाव के ऐलान होने के बाद और चुनाव के ऐलान के बाद भी जब ये लोग सब मैदान में होंगे तो कितने तरह की बातें सामने आएंगी, सच झूठ पता नहीं कितनी तरह की बातें, और उनमें जनता का मूड क्या रहता है, जनता को कौन भरोसे में ले पाता है, और कौन आखिरकार 24 के चुनाव में जीतकर इस देश का ताज पहनता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत आसान और बहुत आसानी से अटकल लगा देने से नहीं होने वाला है। ठीक है, आपने एक बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न की भांति सभी के सामने है ये प्रश्न कि इसका जवाब हर कोई अपने-अपने स्तर से उसका अनुमान लगा रहा है, आकलन कर रहा है। और मैं धनंजय जी के पास आता हूँ। धनंजय जी, आप जैसे कि भावेश जी ने कहा कि लड़ाई बड़ी लंबी है और बड़ी कठिन भी है, और आप महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति को बड़ी भांति जानते हो और बड़ी बारीकी से देखते भी हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, तो दोनों राज्यों में जो गठबंधन ने जो आकार लिया हुआ है, जो विस्तार उनका हुआ है, जो स्वरूप है इनका इंडिया गठबंधन के गठबंधन का, वह निश्चित रूप से बीजेपी को बड़ी चुनौती तो देने की स्थिति में है। जैसे जमीनी स्तर पे भावे जी ने कहा, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके वहाँ बिहार से और महाराष्ट्र से आप सीधे जुड़े हुए हैं दोनों राज्यों से, दोनों राज्यों की राजनीतिक जो इस समय वर्तमान की जो स्थिति है उसको आप किस तरह से आकलन करते हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, बिहार के बारे में तो भवेश जी ने बतला दिया, और ये भी बतला दिया कि किस तरह से छल प्रपंच और तमाम जितने हथियार होते हैं सब उतारे जाएंगे, उतारे जाने भी चाहिए। ठीक है, एक तो हम कितना नीचे जा सकते हैं ये भी हमको पता चलना चाहिए। हमारे देश के नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि उसके नेता कितना नीचे तक जा सकते हैं, वो भी उसको जानने का अधिकार है। ऊंचाई तक देखी, गांधी एक ऊंचाई थे, नेहरू एक ऊंचाई थे, उसके बाद नीचे देखा नहीं था कि कितने नीचे जा सकते थे। आसपास के नेता देखते थे कि अरे ये चोर है, भ्रष्टाचारी है, व्यभिचारी है, या ये अपराधी है, और एमएलए बन गया, ये देखा करते थे। तो अब नया रूप देख रहे हैं, तो वो तो होगा, हो सकता है इससे भी खराब अगला आने वाला हो। कोई जरूरी है कि यहाँ आके ठहर जाएगा। लेकिन जो आप बोल रहे हैं भवेश जी की, इस बात से मैं सहमत हूँ, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि भविष्य की गणना करना आसान काम नहीं है। आप समीकरण जोड़ते हो, लेकिन जो बाहरी समीकरण होते हैं कि समझिए आपके पास सब ताकतवर नेता है, जैसे समीकरण जोड़ रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस जीत ही जाएगी, नहीं जीती, हार गई। कई लोग कहते हैं, कई लोगों ने कहा कि आप लोग नब्ज नहीं पढ़ पाए। हमने कहा जो उप मुख्यमंत्री था वो नब्ज पकड़ लिया अपने विधानसभा के लोगों का, उसको तो पकड़ लेना चाहिए था, अपना ही विधानसभा तो देख रहा था वो, और वो हार गया। जो फग्गन सिंह कुलस्ते मंत्री थे नरेंद्र मोदी सरकार के, उनको तो पकड़ के बता देना चाहिए था कि भैया तुम हार जाओगे, क्या करो तो जीतोगे। नहीं कर पाया ना, तो जब नहीं कर पाया तो हम पूरे राष्ट्र स्तर पर देख रहे हैं, तो हम कहाँ से नब्ज पढ़ पाएंगे। हाँ, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि नेताओं की चाल क्या है, नेता किस तरह से चल रहे हैं। और एक बिल्कुल सही है कि आज की स्थिति में ये तय कर पाना, और जैसा कि भवेश जी ने कहा कि ये महाभारत के युद्ध की तरह है, बिल्कुल निर्णायक युद्ध है ये। और निर्णायक युद्ध इस तौर पे है कि अगर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तीसरी बार, तो फिर अलग रूप दिखाई पड़ेगा। अभी जो 151 सांसद बाहर दिखाई पड़े और तमाम बिल पास हो गए सांसदों को बाहर निकाल करके, उपराष्ट्रपति रो रहे हैं कि हमारी जो है जाति का अपमान कर दिया, उस पद का अपमान कर दिया। उन्होंने कभी उस पद के अपमान के बारे में सोचा नहीं खुद। तो अभी आरोप प्रत्यारोप, घात प्रतिघात, ईडी, सीबीआई, पता नहीं क्या क्या, अभी और बहुत कुछ देखना बाकी है। और इस देखने में जो सबसे दुर्भाग्यजनक बात मैं मानता हूँ कि जीत हार तो चलिए एक है कि ये नंबर आ गया, इनके पास जीतने का नंबर आ गया, उनके पास हारने का। लेकिन महाराष्ट्र और बिहार में फिलहाल जो स्थितियां बन रही है, और मैं उस तरह से आकलन करता हूं कि आपके जो ताकतवर दोस्त थे वो आपके आज दोस्त नहीं है। तो जब ताकतवर दोस्त आपको साथ छोड़ने लगते हैं, तो ये ऐलान होता है कि आपके भीतर बीमारी घुसने लगी है, आप कमजोर हो रहे हो।
आप अपनी ताकत पे खाली कब तक चलोगे? ठीक है कि जो है बच्चा उँगली पकड़ के चलता है, फिर वो बाप उसको गाइड करता है कॉलेज में जाने के समय, लेकिन जब वो जॉब ज्वाइन कर लेता है, जब और मजबूत हो जाता है, बाप बेड पे चला जाता है, तो वो अपना निर्णय खुद लेता है, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर उसको निर्णय में किसी के साथ पत्नी आ जाती है साथ देने के लिए, फिर उसके बच्चे आ जाते हैं साथ देने के लिए, ये क्रम चलता है हमारे घरों में भी। तो मैं मानता हूँ कि मीडिया का जो परसेप्शन है, जो पूरा का पूरा मीडिया को ग्रैब कर लिया गया है एक तरह से कहिए, फिर जो है संवैधानिक संस्थाओं के जो हालात हैं, उसमें कुछ भी कह पाना आसान नहीं है। कौन सच बोल रहा है ये समझना आसान नहीं है। और हम देख रहे हैं कि मंत्री झूठ बोलते हैं, सदन में झूठ बोलते हैं लोग। तो जो सदन में झूठ बोलता है, अखबारों में कौन सच बोल रहा है ये कैसे पता करेंगे? संसद में तो झूठ नहीं बोला जाना चाहिए, वहाँ झूठ बोला जाता है। रैलियों में भाषण देते हैं मंत्री या बड़े नेता, पार्टी के अध्यक्ष भाषण देते हैं और झूठ बोल दे के चले जाते हैं। उनको तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनके पास तो सूचनाओं का पूरा होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज झूठ का दौर है। जो नहीं झूठ बोल पा रहा है वो कमजोर व्यक्ति है। आपको कोई झूठ बोलने से रोका कि आप भी झूठ बोलो? ये कहेगा कोई कि आप क्यों नहीं झूठ बोल रहे हो? वो झूठ बोल रहा है, आप भी झूठ बोलो, है हिम्मत में बोलो झूठ। तो ऐसी निर्लज्जता का काल है, इसमें कुछ भी तय करना, बतला पाना आसान काम नहीं है। और चुनाव के समय तो क्या होता है कि 2 दिन पहले सब नक्शा बदल जाता है। अभी तक हवा चल रही थी फलाना जीतेंगे, फलाना जीतेंगे, 2 दिन पहले नक्शा बदल गया। फिर ईवीएम भी एक बड़ा सवाल है, हर कोई ईवीएम पे सवाल उठा रहा है। विपक्ष के लोग नहीं उठा रहे हैं तो वो विपक्ष के लोग जाने। लेकिन हम तो जब प्रोग्राम करते हैं तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि आपके इस डिबेट का मतलब नहीं है क्योंकि ईवीएम सेट है। अब ईवीएम सेट है तो हम क्या करें? हमने कहा भाई हम जो डिबेट कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। हम डिबेट आपको नंबर बताने के लिए नहीं कर रहे हैं कि किसकी सरकार आएगी ये बताने के लिए भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी की स्थिति आपके हिंदुस्तान में सबसे आगे है। कर्ज लेने की स्थिति में बहुत आगे आ चुके हैं। लेकिन कर्ज जो लिया है आपने 50 साल में चुकाने वाला कर्ज, वो चुकाएँगे कैसे? कौन चुकाएगा? ये विमर्श का विषय है। इस पे बात करनी चाहिए। आपको हर तरफ प्रगति दिख रही है, तो आप इलाज कराइए आँख का। किधर से प्रगति दिख रही है? प्रगति मतलब क्या होता है? तो कई सारी चीज़ें हैं अभी चलेंगी, अभी और हम लोग बहुत डिबेट करेंगे। जी, जी। और मैं विदा लूँगा बिल्कुल चूँकि ठीक कहा टाइम आप। हो गया। धन्यवाद। जी, 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 जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बहुत सारे मुद्दे हैं और लगातार इस पे डिबेट भी होती रहेंगी और मैं अंतिम पड़ाव पे आते हैं कार्यक्रम के और मैं सुनील जी के पास आता हूँ। जैसे पूरी चर्चा में एक बात सामने आती है निकल के कि जो मुद्दे तो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो विपक्षी दलों का गठबंधन बना है, वह भी बिल्कुल सही बात आपने कहा था कि अपने पूर्व वक्तव्य में, कि अगर पॉजिटिव तरीके से उसको लिया जाए, तो निश्चित रूप से बड़े उसके सुखद जो संकेत हैं इंडिया गठबंधन के दृष्टिकोण से विपक्षी दलों की राजनीति के हिसाब से दिखाई भी देते हैं। और कि जिस तरह से घोर विरोधी उसमें हम पक्ष देखेंगे, जैसे वाम मोर्चा, ममता बनर्जी, कांग्रेस वहाँ पे एक है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे से मतलब कांग्रेस का अगर वैचारिक दृष्टिकोण देखें भिन्नता थी हमेशा, वह भी आज एक साथ दिखाई देते हैं। उसी प्रकार बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की तल्खियाँ भी रही हैं और लेकिन आज वो भी एक साथ दिखाई देते हैं। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में बात करें, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जो तल्खियाँ सामने है, उसके बावजूद भी एकजुट पार्टी दिखाई देती है एक साथ। और यह भी एक सम्मान आपस में दिखाई देता है कि सभी सीटों पे कहीं न कहीं सहमत भी होते जा रहे हैं और जिस तरह कांग्रेस का पक्ष सामने आया सीट शेयरिंग के ऊपर, कि राहुल गांधी का भी वर्जन आता है कि हम सब कुछ सहयोग करने के लिए पूरी तैयार हैं। मतलब कहीं भी हमारा एडमेंट कुछ नहीं है किसी चीज़ पर। तो ये जो पूरा एक परसेप्शन बन रहा है विपक्षी दलों के गठबंधन के बीच में, उसकी चुनौती जो बढ़ती जा रही है, उससे बीजेपी के अंदर कहीं घबराहट का माहौल है। इसी वजह से वह पूरा एक विपक्षी दलों के गठबंधन के प्रति एक जो नैरेटिव अलग तरह से प्रचारित करने की कोशिश में है। बिल्कुल है, बीजेपी अपने आप को जो एकदम अपराजेय के रूप में प्रस्थापित करने का प्रयास कर रही थी, वह जो भ्रम था, वह जो परसेप्शन था या वो जो नैरेटिव था, वो तो टूटा है, क्योंकि चुनौतियाँ बनी हैं। और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर के चिंता रही है। इसीलिए उसने हमेशा ये कोशिश की कि ये दल एक न होने पावे। उसकी रणनीति आप देख लीजिए, राजनीतिक दलों पे दबाव देख लीजिए, राजनीतिक दल विपक्षी दलों के राजनीतिक दलों के ऊपर जो हमले हैं उसको आप देख लीजिए। एक पूरी कोशिश रही है कि वो एक-दूसरे को मिलने ना दें और वो जो एक सहमति ना बनने दें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को त्रिकोणीय मुकाबले में ही या बहुकोणीय मुकाबले में ही फ़ायदा है। आमने-सामने के मुकाबले में फ़ायदा नहीं है और जहाँ आमने-सामने का मुकाबला है, वहाँ बीजेपी को नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल में अब आप देखिए, दिल्ली में आप देख लीजिए, जहाँ क्षेत्रीय दल मजबूत है।
कांग्रेस के साथ ये जरूर है कि कांग्रेस के साथ जहाँ इनका मुकाबला हुआ है हिंदी बेल्ट में, वहां पे बीजेपी आगे रही है। दक्षिण में जहां हुआ वहां हार गई। हिमाचल प्रदेश पहला हिंदी क्षेत्र का राज्य है जहाँ पे आमने सामने की लड़ाई में बीजेपी हारी है। देखो वहां संगठन था। अधिक अन्य राज्यों में, कई राज्यों में उसका वर्चस्व है, लेकिन विपक्षी दलों के साथ ये संकट है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो अभी भी उनकी कोशिश जारी है कि एकजुट न होने पाए। आज आखिर बहुजन समाज पार्टी मायावती जी क्यों नहीं किसी गठबंधन में शामिल हो पा रही? क्या ये जो ये आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी का दबाव है, इससे किसी ने इनकार किया? ये बार-बार यही तो कहा जाता है कि राजनीति करने वाला व्यक्ति जो गैर भाजपा की राजनीति करता है, वो किसी गठबंधन से अलग कैसे है? ये स्वाभाविक सा तर्क है। कोई कांग्रेस से वो दूरी तो रही नहीं है बहुजन समाज पार्टी की, लेकिन वो नहीं हो रही है। तो बीजेपी की कोशिश रहती है, क्योंकि उसके सामने बड़ी जो उसके जो सामाजिक समीकरण विपक्षी दलों के पास हैं, वह बीजेपी को नुकसान पहुँचाने में लायक है। ये समस्या बीजेपी की है। इसीलिए बीजेपी अपनी सक्रियता है उसको बनाए हुए, हर राज्य में बनाए हुए है। अभी भैया जी ने बताया ना कि आज अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों लोग पश्चिम बंगाल में हैं। जी। और जी, जी। ये हमारे ख्याल से जल्दी-जल्दी में दूसरा या तीसरा दौरा है अमित शाह जी का बंगाल का। सत्र के दौरान या सत्र जिस दिन खत्म हुआ उसी दिन भी वो पश्चिम बंगाल गए थे। संसद का जब सत्र खत्म हुआ है, फिर गए हैं। क्योंकि वहाँ कोई न तो सहयोगी मिल पा रहा है और न ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच जो कटुता है वो बढ़ पा रही है। वो धीरे-धीरे नज़दीक होते चले जा रहे हैं और वो इंडिया दल समूह के को एक साथ बने रहने इंडिया दल समूह में बने रहने की उनकी स्थिति बनी हुई है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। अब बीजेपी इसका कैसा मुकाबला करेगी? क्योंकि इसीलिए आप देखिए कि जो ध्रुवीकरण की जो जितने भी हथकंडे हैं, उसमें सक्रिय है। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, कितने बड़े पैमाने पर उसका प्रचार किया जा रहा है। क्या यह सरकारों का काम है क्या? लेकिन चूँकि उनको ध्रुवीकरण का लाभ मिलता है इसलिए उस पूरे अभियान को पूरे बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहे हैं उसे। समस्या यही है कि जो बीजेपी के सामने चुनौती यही है कि जहाँ पे अगर कोई नुकसान हो भई इन राज्यों में जिन राज्यों में भी जो 3 विधानसभा चुनाव जीती है, उसमें तो सबसे पहले से वहाँ ताकतवर है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी सर्वाधिक सीटें मिल चुकी हैं। उससे ज़्यादा सीटें तो नहीं मिलेंगी ना। तो अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो उसका फ़ायदा कैसे हो? कहाँ पे फ़ायदा लिया जाए? या कम से कम नुकसान हो या ना होने पावे, यह कोशिश है। बंगाल के नुकसान को मैनेज कर लें, बिहार के नुकसान को मैनेज कर लें, उत्तर प्रदेश में जो उनकी सफलता रही है उसको बनाए रख लें। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनका उत्साह बढ़ा है क्योंकि विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता है। लेकिन वहाँ भी अगर 40% वोट उनके खिलाफ गया है, ये मतलब एक पार्टी को मिला है और सभी विपक्षी दल एक साथ मिलकर के लड़ेंगे और एक नरक नैरेटिव बनाएँगे, तो पता नहीं क्या होगा। ये नहीं कहा जा सकता कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन विपक्षी दलों ने एक चुनौती तो प्रस्तुत की ही है। वह सरकार की विफलताओं को लेकर के है, विभिन्न मुद्दों को लेकर के है, अपनी जातीय समीकरणों के आधार पे है, विभिन्न राज्यों में जो इंडिया दल समूह के राजनीतिक दलों की ताकत है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीजेपी के सामने विपक्ष ने चुनौती रखी है। अब इसका मुकाबला कैसे करते हैं वो समय वो बताएगा। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बड़ी चुनौती तो है ही और इसका मुकाबला दोनों दलों के लिए, पक्ष के लिए ही बड़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरह से वह जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, वह बीजेपी की चुनौती का मुकाबला करती है और बीजेपी के सामने चुनौती है कि इन विपक्षी दलों का जो गठबंधन इंडिया समूह बना है, उसको वे चुनौती को कैसे पार पाते हैं। तो इन्हीं तमाम बातों पर आज हमारी चर्चा रही है हमारे स्वाधीन इंडिया के मंच पर और जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट ने जिस तरह से पूरे विषय को विस्तार से विश्लेषण किया है, बहुत सारगर्भिता प्रदान की है। मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, सुनील जी का, भावेश जी का और धनंजय जी का, क्योंकि बड़े विस्तार से उन्होंने हमारे दर्शकों के सामने ये चर्चा प्रस्तुत की। आपसे का पुनः आभार और धन्यवाद। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही समाज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे समाज इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।